हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि मुझे 30 से 40% रिटर्न बनाते हुए नहीं दिख रहा है, बल्कि मेरे को एक मल्टी बैगर यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। रिसेंट में मैंने ऐसे कई स्टॉक्स डिस्कस करे हैं जिसमें 30% 40% का रिटर्न मिला है, बट मेरे को काफ़ी डिमांड आई कि मैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करूँ जो मल्टी बैगर रिटर्न दे सके। तो मैं वैसे ही एक स्टॉक आपके सामने आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उसका मैं नेम रिवील कर देता हूँ। तो उसका नेम है दीपक फर्टिलाइज़र। तो उसके सभी हम फैक्टर्स आज डिस्कस करेंगे, जो कि फंडामेंटल्स भी हम डिस्कस करेंगे। उसके क्या फैक्टर्स मेरे को दिख रहे हैं, क्या बिजनेस में इधर चेंजेस हो रहे हैं जिससे ये कंपनी यहाँ से मल्टीफोल्ड ग्रोथ करते हुए दिख सकती है। एंड उसके बाद हम टेक्निकल्स भी डिस्कस करेंगे कि चार्ट में क्या पिक्चर दिख रही है एंड अभी क्या क्यों इतना अंडर वैल्यूएशन करेंटली इस बिज़नेस में है एंड क्यों मेरे को ये दिख रहा है कि काफ़ी हाई पी इस स्टॉक को मिलना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। ये रीसेंट जो डेटा है, ये अभी जो रीसेंट कॉल हुआ था मई 2023 में, उसका है। तो दीपक फर्टिलाइजर सॉ ए 47% इन रेवेन्यू एंड ए 77% इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो ये काफ़ी अच्छी बात थी, मतलब रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे थे। रेवेन्यू में भी इन्हें इंक्रीज़ हुआ था, प्रॉफिट में भी काफ़ी इंक्रीज़ यहाँ हुआ है। द कंपनीज केमिकल बिजनेस अकाउंटेड फॉर 85% ऑफ द रिजल्ट्स। तो जो कंपनी का केमिकल बिजनेस था, जो कि 85% का भी उसका कंट्रीब्यूशन था, जो कि काफ़ी अच्छा है। Q4 revenues jumped up to 39%, but profits decreased by 9%, mainly due to technical ammonium nitrate। तो उस वो जो एक कमोडिटी टाइप बिजनेस में ये है, जो कि काफ़ी फ्लक्चुएट होता है, उस वजह से अभी करंटली प्रॉफिट ऊपर नीचे इस कंपनी को देखने को मिलते रहते हैं। बट अब वो फैक्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे उस चीज़ को काउंटर करने के लिए कंपनी एक्शंस ले रही है। तो दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स रिपोर्टेड रिकॉर्ड ब्रेकिंग फाइनेंशियल अचीवमेंट्स इन फाइनेंशियल 23 विद हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि एक अच्छी बात है। अब मेन चीज़ पे हम इधर आते हैं, जो कि बिजनेस स्ट्रेटेजी की क्या एक्शन यहाँ कंपनी अपना फ्यूचर को देख के ले रही है। Despite unprecedented price hikes in raw materials and finished products, there was no demand destruction, which validates the alignment of the company's three business with India growth story। काफ़ी अच्छी बात है, जो कि द कंपनी स्ट्रेटेजी टू कॉम्बैट वॉलेटिलिटी इंक्लूड्स मूविंग फ्रॉम कमोडिटी टू स्पेशलिटी। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ मुझे दिख रहा है, क्योंकि अब जब कंपनी एक कमोडिटी से स्पेशलिटी केमिकल की तरफ शिफ्ट होगी, तो जो अभी वॉलेटिलिटी मार्केट में होती है उसको ये काफ़ी अच्छे से काउंटर कर पाएगी। क्योंकि कमोडिटी मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस होते हैं, आपका इतना कंट्रोल नहीं रहता। बट आप स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ बढ़ जाओगे तो आपका एक अच्छा एक आपका कंट्रोल रहेगा एंड प्रॉफिट में हम वहाँ से एक कंसिस्टेंट अप मूव वहाँ से हमें दिखता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑल्सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनटू रॉ मटेरियल्स। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन यहाँ हमें होता हुआ दिख रहा है, जो कि रॉ मटेरियल्स पे भी ये कंट्रोल अभी करने की कोशिश कर रही है। तो उससे क्या होगा कि रॉ मटेरियल्स की प्राइसिंग पे इसका काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। तो इसी को बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं कि इसने इसका जो भी कंपनी का रॉ मटेरियल है वो इसने खुद ही मैन्युफैक्चर या करना शुरू कर दिया, जिससे ये प्राइसिंग का इस पर इम्पैक्ट हमें इतना देखने को नहीं मिलेगा। एंड नेचुरल हेज फॉर प्रोडक्ट्स। द कंपनी इज फोकसिंग ऑन मूविंग कमोडिटी IPA into pharma grade IPA and crop specific NPK to move from commodity based selling to value based pricing। द कंपनी इज़ बिल्डिंग एन एसेट फॉर 25 to 30 years और इवन लॉन्गर। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे एक लॉन्ग टर्म का विजन लेके यहाँ पे कंपनी चल रही है, जो कि एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेके चल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। और सो दे टेक 10 to 15 years व्यू फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजंस। तो जब एक लॉन्ग टर्म व्यू को देख के किसी भी कंपनी डिसीजन लेती है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है, बोथ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी एंड इन्वेस्टर्स के भी पर्सपेक्टिव से। क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा व्यू यही रहता है कि हम लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न्स उस कंपनी से बना सकें। तो दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स प्रोवाइड अ होलिस्टिक सॉल्यूशन फॉर माइन प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इंस्टेड ऑफ जस्ट सेलिंग एक्सप्लोजिव एज एक्सप्लोजिव्स ओनली, जो कि एक अच्छी बात है। एक माइन प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट का भी ये सॉल्यूशन ये मतलब अभी डेवलप कर रहे हैं। तो इनका यही है कि ये एक्सप्लोजिव सेल करते हैं, तो इनका सिर्फ काम एक्सप्लोजिव सेल करना ही नहीं है, जबकि जो एक ओवरऑल जो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं माइन प्रोडक्टिविटी में भी इम्प्रूव करने का अभी कोशिश कर रहे हैं।
तो इनका मल्टीपल बिजनेस है। तो इनका जो सबसे मेन बिजनेस है वो है TAN बिजनेस का, जो कि हमने अभी पढ़ा था, टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट का। तो टेन बिजनेस वॉज अफेक्टेड बाय बैन ऑन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इम्पोर्ट्स एंड इंडिया बिकमिंग ए डंपिंग ग्राउंड ड्यू टू सेंक्शंस ऑन रशिया। तो अभी रिसेंट जो वॉर वहाँ पे हो रही है उससे काफ़ी इंडियन कंपनीज को इम्पैक्ट पड़ा है, बट डेफिनेटली वो इन नियर फ्यूचर तो इम्प्रूव ही होंगी कंडीशन, एंड वहाँ हमें फिर इन कंपनी के ग्रोथ में भी एंड प्रॉफिट में भी इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख सकता है। द कोल माइनिंग अपस्विंग इन चाइना प्लस वन एस्पेक्ट आर पॉजिटिव। 10 expansion plan involves debottlenecking ammonia nitrate plants 45,000 tons already done and 45,000 more to be done by September October। तो ये कंपनी कैपेक्स कर रही है जिससे कि रेवेन्यू अपना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाएगी। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इस कंपनी की ग्रोथ में। द सॉल्यूशंस मॉडल फॉर 10 इज इन इट्स नेसेंट स्टेज एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द ओवरऑल बिजनेस बट हैज़ बेटर मार्जिन लेवल्स कंपेयर टू द प्रोडक्ट ओनली मॉडल। तो यही इसमें बताया गया कि 10 में जो कंपनी है अभी करंटली उसका प्रॉफिट शेयर काफ़ी कम है अगर हम टोटल रेवेन्यू में उसका देखें, बट उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी हाई है। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इस बिज़नेस में एंटर करेगी, अपना रेवेन्यू इसके थ्रू बढ़ाएगी, तो प्रॉफिट में हमें इंक्रीज़ होता हुआ यहाँ से दिखेगा। द टेक और पे ऑब्लिगेशन फॉर अमोनिया कॉन्ट्रैक्ट इज़ बिटवीन 80 to 90% विद ऑप्शंस फॉर सेटलिंग द टेक ऑन पे और नेट प्रोसीड basis. The TAN business may see pressure on margins due to increased imports in Q4, but demand wise there is no weakness. So demand में कमी नहीं है, but प्रेशर मार्जिन्स पे ही इधर पड़ता है, क्योंकि आप जब कमोडिटी बिजनेस में आप डील करते हो तो मार्जिन आपके ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि प्राइस की वॉलेटिलिटी बहुत है। तो इसलिए स्पेशलिटी की तरफ ये जब मूव करेगी तो उसको ये काफ़ी अच्छे से काउंटर कर पाएगी। इसका जो दूसरा बिजनेस है वो है एसिड का बिजनेस। द कंपनी इज़ लुकिंग एट एडिशनल कैपेसिटीज़ फॉर द एसिड बिजनेस ड्यू टू ग्रोइंग डिमांड। दैट न्यू अमोनिया प्लांट विल बी कंज्यूम्ड बाय ऑल 3 सेगमेंट्स। जो इसने न्यू अमोनिया प्लांट अभी सेटअप करा है वो तीनों सेगमेंट कवर करेगा, जो कि है TAN का, फर्टिलाइज़र का और एसिड का। तो अमोनिया बिजनेस इसका जो है, द अमोनिया अवेलेबल फ्रॉम देयर ओन प्लांट विल बिकम ए गुड रिस्क मिटिगेटर एंड दे हैव टाइड अप ऑलमोस्ट 68% ऑफ द गैस रिक्वायरमेंट्स फॉर द नेक्स्ट 3 years। तो 3 years तक हमें इस अमोनिया वाले बिजनेस से भी एक अच्छा रेवेन्यू इस कंपनी के बैलेंस शीट में दिखेगा। The cost of production for ammonia is around $14 per ton, with $450 to $460 of gas quote and $25 to $30 of other costs involved. Contract prices of FOB Middle East for ammonia are currently around $300, with an additional $80 to $90 for transportation, customs and other charges. So the current spread of ammonia production is barely anything, and no one needs to look at it across the commodity cycle and not at a point in time. अब कैपेक्स डीमर्जर जो ये कंपनी कर रही है, दोनों बेनिफिशियल रहेंगे। कैपेक्स से ये फ़ायदा होगा कि इसका कंपनी का प्रोडक्शन ये इंक्रीज़ कर पाएगी। तो द गोपालपुर प्रोजेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड इन H2 ऑफ फाइनेंशियल 26। तो 3 years अभी अराउंड यहाँ से लगेंगे, बट उसमें एडिशन होगा 3,76,000 से ज़्यादा यहाँ कैपेसिटी हमें इंक्रीज़ होती हुई दिखेगी। एंड डीमर्जर से क्या होगा, जब सेपरेट बिजनेस हो जाएंगे तो सबका एक अलग मैनेजमेंट होगा, एंड अपने जो भी बिज़नेस है, जो अगर सपोज 3 बिज़नेस है सबको सेपरेट कर दिया जाए तो सब मैनेजमेंट अपने अपना जो भी बिज़नेस है उस पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। एंड वो वाली बात हो जाएगी कि एक मल्टीपल बिजनेस पे, क्योंकि मल्टीपल बिजनेस पे वो फोकस करेंगे तो उनका किस डायरेक्शन एक देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो काफ़ी अच्छी बात रहती है कि कंपनी अपने बिजनेसेस अलग कर दे, क्योंकि फोकस आपका इंपॉर्टेंट रहता है कि जो मैनेजमेंट हो वो एक सिंगल बिजनेस पे फोकस करें, उसी की ग्रोथ पे वो उसका मेन मोटिव रहे। द डीमर्जर एक्टिविटीज़ आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड दे शुड बी इन ए पोजीशन टू लुक एट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग इट। द पीक डेब्ट लेवल्स ओवर फाइनेंशियल 23 एंड फाइनेंशियल 25 आर एक्सपेक्टेड टू बी फंडेड लार्जली बाय इंटरनल एक्यूरल्स। इंटरनल एक्यूरल्स होता है कि जो भी कंपनी अपने इंटरनल जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है उसके थ्रू ये डेप्ट अपना रीपे कर पा रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है, एंड मार्केट इस तरह का जो जेस्चर होता है काफ़ी अच्छा उसको पॉजिटिवली लेता है, कंसिडर करता है। एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट्स विद द रीपेमेंट साइकिल ऑफ 10 to 14 years। इंटरेस्ट कॉस्ट कुछ would be around 200 crore and depreciation would be around 110 crore per annum। तो अब गाइडेंस इधर देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस दी है इधर मैनेजमेंट ने। द फर्टिलाइजर बिजनेस हैज सीन स्ट्रॉन्ग नंबर्स एंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव बेटर वॉल्यूम्स एंड मार्जिन्स ड्यू टू लोअर रॉ मटेरियल प्राइजेस। तो अभी आने वाले टाइम पे गाइडेंस है
तो चलिए, हमारा कुछ फंडामेंटल था, हम थोड़ा कंपनी की साइट पे भी और देख लेते हैं कि क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं। देन हम टेक्निकल्स की तरफ बढ़ेंगे एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मेरे को इतना हाई, कैसे मेरे को इधर हाई टारगेट दिख रहा है, उसका भी हम एक कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। स्क्रीनर पे हमने दीपक फर्टिलाइज़र का अभी खोल रखा है, तो इसका स्टॉक पी करंटली है 5.87 एंड इसी को हम कंपेयर करें इसका 5 ईयर्स पी से तो वो 7.69 था। तो उसके कंपैरिजन में भी काफ़ी अभी अंडर वैल्यूड है कंपनी। 10 ईयर्स पी कंपेयर करा जाए तो 10 के अराउंड है एंड अराउंड 60% पे अभी ये ट्रेड कर रही है उसके कंपैरिजन में भी देखा जाए तो। एंड हम अदर मैट्रिक्स भी इधर देखते हैं, इंडस्ट्री भी हम देखते हैं तो 25.7 का है, तो इधर ह्यूज पोटेंशियल है। मार्केट कैप टू सेल्स अभी 0.63 ही है। फेस वैल्यू अभी 10 है, तो आने वाले टाइम में इस कंपनी में हमें स्प्लिट्स होता हुआ भी दिख सकता है। इधर आप देखेंगे कि कैसे अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूस ग्रोथ दिखा रहा है, बट पी नीचे काफ़ी आ चुका है, तो काफ़ी अंडर वैल्यूड ये कंपनी फ़िलहाल है। आप इसके पीयर से भी कंपेयर करें, जो कि है दीपक नाइट्राइट, जो कि ऑलमोस्ट इससे 4 टाइम्स मार्केट कैप की कंपनी है, उससे हम कंपेयर करते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप दोनों का कंपेयर करिए तो 19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है एंड प्रॉफिट दीपक नाइट्रेट का 16% का है। तो इधर दीपक फर्टिलाइज़र का अपर हैंड है। ऑल्सो ROC डिस्कस कर लेते हैं, तो ROC दीपक नाइट्रेट का फ़िलहाल ज़्यादा है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी इधर दीपक फर्टिलाइज़र का हमें ज़्यादा दिख रहा है। अब इधर दूसरा फैक्टर जो हमें देखना रहेगा वो है दीपक फर्टिलाइज़र का अभी फ़िलहाल डेप्थ ज़्यादा है। तो जैसे कि हमने अभी रिसेंट डिस्कस किया था कि अभी कंपनी ने फाइनेंशियल 24, 25, 26 तक बोला है कि डेप्ट रीपेमेंट होगा थ्रू इंटरनल एक्यूरल्स। तो जैसे जैसे डेप्ट कम होते जाएगा वैसे वैसे हमें अच्छा यहाँ पे ग्रोथ और अपराइज स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिलेगा। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी ज़्यादा है इसका दीपक नाइट्रेट से कंपेयर करा जाए तो ऐसा कुछ है। अभी हम इसके मार्जिन्स देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17%, पहले हम इसका 2020 में देखा जाए तो 9% के अराउंड था। अब इसका ईयरली डिस्कस करते हैं चार्ट, तो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2016 में 8% के अराउंड था एंड अब 19% है। एंड अर्निंग पर शेयर 95 इसने रिपोर्ट किया था 23 में। तो कंटिन्यूस एक अर्निंग पर शेयर में भी हमें यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIs ने हल्की स्टेक गिराई है एंड DIs ने बढ़ाई है, तो इतना इम्पैक्ट उससे पड़ेगा नहीं। अल्टीमेटली हम जो इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी में वो हमारा मोटिव रहेगा कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर करा जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म का पिक्चर हमने मैनेजमेंट ने भी हमें दिखाया है। लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही कंपनी अच्छा एक रिटर्न इधर कर पाएगी, क्योंकि जब कंपनी का अपने आप एक चेंज होगा, डेप्ट रीपेमेंट होगा, ये शिफ्ट होगी धीरे धीरे स्पेशलिटी केमिकल की तरफ, वैसे वैसे कंपनी का बैलेंस शीट या पूरा ओवरऑल इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ हमें होता हुआ दिखेगा। अब हम इसे दीपक नाइट्रेट का, मैं इधर स्क्रीनर खोलता हूँ, तो दीपक नाइट्रेट का भी अगर आप देखेंगे तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हाई इधर एक टाइम पे जब इसने अब 24, 29, 24 जो कि एक काफ़ी हाई प्रॉफिट मार्जिन इधर इसका पहुंच गया था। तो यही डिफरेंस होता है कि आप एक कमोडिटी बिजनेस में डील करते हो तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम रहता है, बट आप स्पेशलिटी में मूव कर जाओगे तो आप ऑलमोस्ट डबल कर सकते हो वहाँ से अपना प्रॉफिट मार्जिन। तो ये काफ़ी पॉजिटिव एक्ट कर सकता है दीपक फर्टिलाइज़र के लिए। तो चलिए अब हम इसका चार्ट डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं कि क्या हमें चार्ट में फ़िलहाल दिख रहा है। फर्टिलाइज़र का चार्ट यहाँ ओपन कर रखा है। इसका हम देखते हैं कि किस तरह से इसने प्रीवियस मूव दिखाया था। जैसा कि आप देखेंगे 2021 में अराउंड 160 के लेवल का था, वहाँ से इसने अराउंड 554% का रिटर्न दिया एंड ये स्टॉक गया 1053 लेवल्स के अराउंड। उसके बाद से हमें कंटिन्यूस इस स्टॉक में गिरावट दिखी। तो करेंटली वीकली चार्ट में देखा जाए तो 50 मूविंग एवरेज ये स्टॉक तोड़ चुका है अपना। ऑल्दो वॉल्यूम्स अभी भी कन्विंसिंग है, मतलब कोई लार्ज क्वांटिटी तो इधर नहीं भेजी है किसी ने, बट एक डाउन साइड जो कि एक नेसेसरी रहता है, कोई भी स्टॉक अपना लंबा मूव उसे करना होता है तो ये हमने पहले भी डिस्कस करा कि उसे एक ब्रीथर लेना ज़रूरी होता है। जैसे कि एक माउंटेनियर क्लाइंब करता है तो उसको जैसे उसको अगर वो कंटिन्यूस क्लाइंब कर देगा तो वो लंबा नहीं, ज़्यादा देर तक डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएगा, बट अगर वो ब्रेक ले लेके कवर करता है तो एक लंबा डिस्टेंस कवर कर पाता है। वैसे ही एक स्टॉक भी
मूव करता है। तो अभी करंटली स्टॉक एक ब्रीथर ले रहा है यहाँ पे, एंड डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा मूव आगे ये तय करेगा। अब हम इसका मंथली चार्ट पे एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म पिक्चर इधर करंटली है। तो इधर हम सपोर्ट लेवल्स डिस्कस करते हैं। तो 486 लेवल पे एक रेजिस्टेंस था, एंड कंपनी ने एक राउंडिंग बॉटम टाइम बनाया था, एंड फिर अकेर एक स्मॉल राउंडिंग तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था, एंड उससे ब्रेकआउट दिया था, एंड काफ़ी अच्छा अप मूव कंपनी ने दिखाया। एंड अब दोबारा से कंपनी इसी ब्रेकआउट लेवल के अराउंड रीटेस्ट करती हुए हमें यहाँ पे दिख सकती है। काफ़ी नज़दीक इधर पहुँच चुकी है। ये एक स्टेज टाइप ही इसने अपना दिखाया था, तो इसे हम कहें तो एक स्टेज 2 पैटर्न होता है, जिसमें अपराइज पैटर्न होता है। एंड देन अब करेंटली जो स्टॉक है वो है डाउन ट्रेंडिंग फेज में। अब रिसेंट में कंपनी ने अच्छा सपोर्ट यहाँ लिया है इस लेवल पे, अगर हम देखें तो वापस से स्टॉक यहाँ एक्यूमुलेशन फेज में जाता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड मैं प्रेफर यही करूँगा कि स्टॉक थोड़ा इधर टाइम, थोड़े मंथ्स, 2-3 मंथ्स यहाँ अपना टाइम स्पेंड करे, जिससे कि एक अच्छा बेस यहाँ पे स्टॉक बना ले। एंड अच्छा बेस ये स्टॉक यहाँ पे बना लेगा, फिर ये दूसरा अपना जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली रहेगी उसके लिए रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल यही है कि एकदम से मूव नहीं दे, एंड अच्छे से बड़े प्लेयर्स जो भी हैं वो एक्यूमुलेट करें, एंड इधर एक बेस हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखे। तो काफ़ी अच्छा एक चार्ट पैटर्न यहाँ और बेटर हमें वो बनता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो लास्ट मंथ काफ़ी अच्छी वॉल्यूम थी, वॉल्यूम में इंक्रीज़ हमें डेफिनेटली दिखा। अभी करंटली इसका रेजिस्टेंस जो इसे फेस कर रहा है ये वो है अराउंड 606 लेवल्स पे। तो अभी फ़िलहाल इस रेंज में अभी स्टॉक है 606 के बीच में, एंड 531 के रेंज में, तो अराउंड 75 के अराउंड का पॉइंट्स का रेंज है अभी। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा और टाइम अभी ये स्टॉक इस रेंज में डेफिनेटली स्पेंड करता हूँ, हमें यहाँ पे दिख सकता है। बट वंस ये रेंज ब्रेक होती है तो ऑल टाइम हाई लेवल्स के तरफ स्टॉक हमें जाता हुआ दिख सकता है, एंड वहाँ से हमें और अपसाइड देखने को मिल सकती है। चलिए अब हम इसका थोड़ा, हमने जो फैक्टर्स डिस्कस करे थे, पी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उसके बेसिस में हम इसका टारगेट कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई भी स्टॉक का टारगेट कैलकुलेट करना है, डेफिनेटली अगर आप किसी स्टॉक को बोल रहे हो कि स्टॉक मल्टीप्लाई का टर्न होगा, तो आप सिर्फ चार्ट देख के वो नहीं बता सकते। चार्ट देख के आप डेफिनेटली 30% 40% का आप कैप्चर कर सकते हो मूव। बट अगर आप कोई स्टॉक को बोल रहे हो 5x होगा, 10x होगा, तो आपके लिए उसको फंडामेंटल्स उस कंपनी के समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको कोई मल्टीबैगर कैच करना है तो आपको 80% फंडामेंटल्स भी आप कैच कर पाओगे, एंड 20% आपको वो राइड करने में हेल्प करेगा मल्टीबैगर, कि आप उसको सेल नहीं कर दो बीच में। तो वो है। तो अब हम चलिए अब इसका कैलकुलेट करते हैं कि क्या टारगेट हमें यहाँ पे दिख सकता है। अब हम वीडियो के मेन पार्ट पर आ चुके हैं, जब हम टारगेट इस कंपनी का कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे। तो मैंने इधर 2 तरह के सिनेरियोज यहाँ कंसिडर करे हैं। तो सिनेरियो 1 हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद सिनेरियो 2 डिस्कस करेंगे। तो ये 29 डेट का है, तो उस टाइम पे स्टॉक 561 का था। आई थिंक अब इससे नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है। तो 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ जो इस कंपनी ने दिखाया वो है 14% का। एंड हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जैसे कि ये कंपनी कैपेक्स वगैरह कर रही है, तो 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड रहेगा आने वाले सालों में, वो रहेगा 16% का। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि कैपेक्स होगा, बट फिर भी एक हमने नॉर्मलाइज करके एक 16% का भी लिया है, क्योंकि हम हमारे एंड पे अभी थोड़ा कम चीज़ों को लेंगे, जिससे कि क्योंकि अगर हम 5000 प्रेडिक्ट करते हैं, ज़्यादा टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, तो हमारे लिए ही बेटर रहेगा। बट फिलहाल अभी हम थोड़ा सा अपने एंड पर अंडर प्रेडिक्ट करके चलते हैं चीज़ों को। तो करंट सेल्स जो है वो 11,301 का है, एंड अगर हम 16% इसमें ग्रोथ देखते हैं तो 23,000 तक सेल्स यहाँ हो सकता है, 27-28 तक आने वाले 5 सालों में। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन मैं यहाँ 9% का लेके चल रहा हूँ कि 9%, एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अगर हम देखें 9% पे तो 22,000 के अराउंड का प्रॉफिट रहेगा। अब इसी के थ्रू हम अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करें तो 169 का होगा, एंड करेंटली 95 का अभी 23 में जो इस कंपनी ने रिपोर्ट करा था। करंट पी जो था 5.85 है, एंड मैं प्रोजेक्टेड पी लेके चल रहा हूँ 7.5। मैंने आपको बताया था कि 5 ईयर्स पी से एंड 10 ईयर्स पी से स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मैंने 5 ईयर्स पी से भी थोड़ा अराउंड नीचे ही लिया है, 7.5 कंसिडर करा है।
एंड इन सब सिनेरियोस को कंसिडर, इन सब केसेस को लेके अगर हम टारगेट निकालें तो अभी इसके अकॉर्डिंग टारगेट आ रहा है 1200 के अराउंड का, 1268 का। मतलब यहाँ से स्टॉक यहाँ से 2.5 टाइम्स हो सकता है आने वाले 5 सालों में। ऑल्दो आने वाले 5 सालों में नहीं होगा, ये जनरली मार्केट जो होता है वो पहले ही फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, तो आपको ये टारगेट 2-3 सालों में भी देखने को मिल सकते हैं। एंड डेवलपमेंट्स जो रिसेंट में है वो कंपनी मूविंग फ्रॉम कमोडिटी बिजनेस टू स्पेशलिटी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कैपेक्स डीमर्जर, तो ये कुछ कैटलिस्ट हैं जो इसके लिए एक्ट करेंगे, इसके अप मूव के लिए। अब सिनारियो 2 पे हम आते हैं, जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10x क्यू मेरे को यहाँ से ग्रो होता हुआ दिख रहा है। तो हमने 5 एक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ उतना ही रखा है 16%, बट अगर ये स्टॉक कमोडिटी बिजनेस से स्पेशलिटी में मूव कर जाता है सक्सेसफुली, तो प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज़ होगा। और प्रॉफिट मार्जिन मैं फिर लेके चल रहा हूँ कि 15% का प्रॉफिट मार्जिन इस स्टॉक का रहेगा, एंड 3560 का इसका फिर प्रॉफिट रहेगा। ऑल्सो अगर कोई कंपनी कमोडिटी बिजनेस से स्पेशलिटी की तरफ मूव करेगी तो मार्केट उसको हाई पी ही देगा डेफिनेटली। आप दीपक नाइट्राइट के केस में भी देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद होती। एंड कमोडिटी बिजनेस, आपने कोई भी स्टॉक देखा होगा जो कमोडिटी साइकिल में है, वो इसलिए इसी वजह से उनका जो पी रेशियो होता है वो इतना कम इसलिए होता है क्योंकि जो भी वो कमोडिटी डील कर रहे हैं जिस भी कमोडिटी में, वो काफ़ी वॉलेटाइल है एंड मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद, एंड उसी वजह से मार्केट कम पी रेशियो ऐसे स्टॉक्स को देता है। वही हम कंपेयर करें एक आईटी कंपनी से, जहाँ अनसर्टेनिटी इतनी नहीं रहती है एंड कोई मतलब फ्लक्चुएशन नहीं है, तो आप जो भी आईटी स्टॉक्स देखोगे वो काफ़ी हाई पी पे ट्रेड करते हैं, तो उसका यही रीज़न है। बट अगर स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ ये स्टॉक बढ़ जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि मिनिमम 20 पी ये स्टॉक अपना रखेगा। दीपक नाइट्राइट से कंपेयर करें तो उसका 25-27 तक पहुंच गया था, बट हम 20 लेके चल रहे हैं। एंड उस बेसिस पे देखा जाए, प्राइस प्रोजेक्शन करा जाए तो 5639, जो कि ऑलमोस्ट 10x यहाँ से ग्रोथ हमें दिख सकती है स्टॉक में। तो ये कुछ मेरा एनालिसिस था आज दीपक फर्टिलाइज़र को लेके। तो चलिए आप कमेंट में बताइए कि आपके पास क्या ये शेयर अभी फ़िलहाल है, एंड आपको क्या अपने इनपुट्स जो भी आपको देने हैं शेयर के बारे में, नेगेटिव पॉजिटिव, आप भी कमेंट में दीजिए, जिससे कि ज़्यादा हम इसको और बेटर वे में एनालाइज कर पाएंगे कंपनी को। मैंने अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पे शेयर कर दिया है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।